आज के क्लास में हम लोग निवेश फलन क्या है इस पर चर्चा करेंगे और आज के क्लास में हम लोग पूंजी के सीमांत क्षमता क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे और इससे टीजीटी और पीजीटी में किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रह सकते हैं उन प्रश्नों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग अपने चर्चा को शुरू करें। सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करें कि ये निवेश फलन क्या चीज़ है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन आखिर होता क्या है। हम लोग ये बात जानते हैं कि जब कोई निजी निवेशक, जब कोई निजी साहसी इन्वेस्टमेंट करता है, जब उसे निवेश करना होता है तो निवेश करते समय कोई निजी साहसी मुख्य रूप से दो बातों को ध्यान में जरूर रखता है। वो दो बातें क्या है? सबसे पहला पूंजी की सीमांत क्षमता को ध्यान में रखता है और दूसरा ब्याज के दर को ध्यान में रखता है। एक बार फिर से रिपीट कर लें। हम लोग देखें कि जब कोई निजी निवेशक इन्वेस्टमेंट करने लगेगा तो इन्वेस्टमेंट करते समय पूंजी की सीमांत क्षमता को ध्यान में रखेगा और ब्याज के दर को ध्यान में रखेगा। इसी बात को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू फंक्शन ऑफ ER। ध्यान से समझिएगा, यहाँ I का मतलब निवेश की मात्रा है या निवेश है, F फंक्शन है, E मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल है और R रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब जब निवेश कोई व्यक्ति करता है तो निवेश मुख्य रूप से पूंजी के सीमांत क्षमता और ब्याज के दर पर निर्भर करता है। यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट कर लेने की जरूरत है कि जब हम लोग निवेश फलन की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात करते हैं, तो यह प्रेरित निवेश के संदर्भ में है, यह स्वायत्त निवेश के संदर्भ में नहीं है। हम लोग पिछले क्लास में प्रेरित निवेश और स्वायत्त निवेश में क्या अंतर है उसको बहुत डिटेल से समझे थे। हम लोग जानते हैं कि जो निवेश सरकार करती है वह स्वायत्त निवेश है, ये लाभ के लिए नहीं किया जाता है, और जो निवेश कोई निजी निवेशक करता है ये प्रेरित निवेश है। तो हम लोग यहाँ चर्चा किए कि जो निवेश फलन की जो चर्चा कर रहे हैं हम लोग, ये प्रेरित निवेश के संदर्भ में है, स्वायत्त निवेश के संदर्भ में नहीं है। मतलब जो स्वायत्त निवेश है वो न तो पूंजी के सीमांत क्षमता से प्रभावित होगा और न ही ब्याज के दर से प्रभावित होगा। जो प्रेरित निवेश है ये पूंजी के सीमांत क्षमता और ब्याज के दर पर निर्भर करता है। तो निवेश फलन में हम लोग ये चर्चा किए कि निवेश पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज के दर का फलन होता है। अब चलिए हम लोग ये चर्चा करें, ये समझने का प्रयास करें कि ब्याज के दर से निवेश करने का क्या संबंध है, निवेश की मात्रा का ब्याज के दर से क्या रिलेशन है। फिर हम लोग ये समझें कि पूंजी की सीमांत क्षमता निवेश को कैसे प्रभावित करता है। तो हम लोग यहाँ चर्चा कर लिए कि निवेश मोटे तौर पर दो तथ्यों से प्रभावित हो रहा है। सबसे पहला क्या? तो पहला हम लोग देखें ब्याज की दर। ब्याज की दर, ध्यान से समझिएगा, ब्याज की दर आखिर निवेश को कैसे प्रभावित करता है। जब ब्याज की दर कम रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कम रहेगा तो कोई भी निवेशक अधिक इन्वेस्ट करना चाहेगा। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा तो निवेश अधिक करना चाहेगा, लेकिन जब ब्याज की दर ज़्यादा रहेगा तो निवेश वह कम करना चाहेगा। तो ब्याज के दर में और निवेश की मात्रा में इनवर्स रिलेशन होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है कि ब्याज की दर और निवेश में संबंध होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग ये चर्चा किए कि ब्याज की दर का निवेश से कैसा रिलेशन है, तो इनवर्स रिलेशन है, ऋणात्मक संबंध है। जब ब्याज की दर कम रहेगा तो निवेशक अधिक निवेश करना चाहेगा, ब्याज की दर ज़्यादा रहेगा तो निवेश वह कम करना चाहेगा। लेकिन केन्स महोदय ने ये कहा
कि 1929 ईस्वी में जब आर्थिक महामंदी शुरू हुआ तो उस आर्थिक महामंदी में ब्याज की दर कम रहने के बाद भी निवेशक अधिक निवेश नहीं करना चाह रहे थे। 1929 के आर्थिक महामंदी में यह व्यवहारिक रूप से देखा गया कि कम ब्याज के दर पर भी निवेश में वृद्धि नहीं हो रहा था। मतलब केन्स ने यह महसूस किया कि पूंजी की मात्रा या निवेश की मात्रा, जो निवेश की मात्रा है उसको प्रभावित करने में ब्याज के दर से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका पूंजी की सीमांत क्षमता निभाता है। एक बार फिर से सुनिएगा हम क्या बोले। हम लोग ये देखे कि 1929 के आर्थिक महामंदी में ये महसूस किया गया कि ब्याज की दर कम है, उसके बावजूद निवेशक ज़्यादा निवेश नहीं करना चाह रहे थे। तो इसका ये मतलब था कि निवेश को प्रभावित करने में ब्याज के दर की भूमिका से अधिक भूमिका पूंजी की सीमांत क्षमता या पूंजी की सीमांत उत्पादकता का है। अब हम लोग ये समझें कि आखिर पूंजी की सीमांत क्षमता या पूंजी की सीमांत उत्पादकता है क्या। ध्यान से समझिएगा। पूंजी की सीमांत क्षमता या पूंजी की सीमांत उत्पादकता, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं MEC, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत क्षमता। ध्यान से समझा जाए कि ये पूंजी की सीमांत क्षमता क्या है। क्योंकि अभी तक हम लोग जो चर्चा किए थे कि केन्स का मानना था कि निवेश को प्रभावित करने में ब्याज के दर से अधिक रोल MEC का है। पूंजी की सीमांत क्षमता का मतलब है कि पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई जब हम लोग लगाए, जितना हम लोग निवेश किए, जितना हम लोग लागत लगाए, उस लागत से ऊपर जितना आय मिलने का संभावना रहेगा, जितना लाभ मिलने का संभावना रहेगा, यही संभावना पूंजी की सीमांत क्षमता है। तो पूंजी की सीमांत क्षमता के बारे में हम लोग देखें कि पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई जब लगाया जा रहा है, जितना हम लोग लगा रहे हैं उससे ऊपर जो मिलने का आशा रहेगा, उससे ऊपर जो मिलने की संभावना रहेगा, ये पूंजी की सीमांत क्षमता कहलाता है। जैसे इसको ऐसे समझिए आप, मान लीजिए हम लोग 1000 रुपया निवेश करते हैं। हम लोग 1000 रुपया निवेश किए और हम लोगों को लाभ मिलने की संभावना है 2000 रुपया। तो हम लोग लगाए थे कितना, 1000 से अधिक कितना मिल रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं 1000 से अधिक 1000 मिल रहा है, 2000 चूंकि यहाँ मिल रहा था। तो हम लोग यहाँ समझे कि पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई जितना हम लोग निवेश किए, जितना लगाए, उससे ऊपर जो मिलने का आशा रहेगा वही कहलाएगा पूंजी की सीमांत क्षमता या पूंजी की सीमांत उत्पादकता। ध्यान से समझिएगा। एक अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर कुरिहारा। कुरिहारा ने कहा कि पूंजी की सीमांत क्षमता क्या है। तो पूंजी की सीमांत क्षमता के संदर्भ में प्रोफेसर कुरिहारा ने कहा कि पूंजीगत साधन का प्रत्याशित आय और पूंजीगत साधन के पूर्ति मूल्य के अनुपात को पूंजी की सीमांत क्षमता कही। ये कौन बता रहे थे, तो प्रोफेसर कुरिहारा ने। ध्यान से देखा जाए, एक अर्थशास्त्री हैं कुरिहारा, ये MEC निकालने का एक सूत्र दिए। सूत्र था पूंजीगत साधन का प्रत्याशित आय, बटा पूर्ति मूल्य, पूंजीगत साधन का पूर्ति मूल्य। तो प्रोफेसर कुरिहारा ने पूंजी की सीमांत क्षमता को प्रभावित करने में दो कारकों के बारे में बताया। कुरिहारा का मानना था कि पूंजी की सीमांत क्षमता भी दो बातों पर निर्भर करती है। वो दो बात कौन कौन है,
तो पहला है पूंजीगत साधन का प्रत्याशित आय और दूसरा है पूंजीगत साधन का पूर्ति मूल्य। इसे ध्यान से देखिएगा कि पूंजीगत साधन का प्रत्याशित आय का क्या मतलब होता है। हम लोग ये समझ लें कि पूंजीगत साधन का प्रत्याशित आय क्या है। पूंजीगत साधन का प्रत्याशित आय बहुत आसान चीज है, आपको एकदम एक बार में समझ में आ जाएगा। पूंजीगत साधन का प्रत्याशित आय, प्रत्याशित का मतलब होता है संभावित। पूंजीगत साधन के प्रत्याशित आय का मतलब है कि जब हम लोग किसी मशीन को खरीदने के ऊपर निवेश किए, किसी मशीन को खरीदने के ऊपर जब हम लोग निवेश किए तो उस मशीन के द्वारा अपने पूरे जीवन काल में, अपने पूरे लाइफ में वह मशीन जितना प्रोडक्शन करेगा, जितना उत्पादन करेगा, उस उत्पादन को बेचकर जो आय मिलने की संभावना होगी, ये पूंजीगत साधन का प्रत्याशित आय कहलाएगा। एक बार फिर से हम दोहरा लें। हम लोग ये देखें कि हम लोग किसी पूंजीगत उपकरण में, यहाँ पूंजीगत उपकरण का मतलब होता है मशीन। हम लोग जानते हैं कि उत्पादन के प्रक्रिया में पूंजीगत उपकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उस पूंजीगत उपकरण के द्वारा, उस मशीन के द्वारा अपने पूरे लाइफ में जितना वस्तु का प्रोडक्शन किया जाएगा, उस वस्तु को बेचकर जो आय मिलने की संभावना होगी, ये कहलाएगा पूंजीगत साधन का प्रत्याशित आय। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हम लोग 20,000 रुपया में कोई मशीन खरीदे और उस मशीन के द्वारा अपने पूरे लाइफ में, मान लीजिए उस मशीन का जीवन काल 10 साल है, वो मशीन पूरे 10 साल के दौरान जो प्रोडक्शन किया, जिन वस्तुओं का प्रोडक्शन किया, अगर उन वस्तुओं को बेचकर हमें 50,000 रुपया मिलने की संभावना है, तो यहाँ पूंजीगत साधन का प्रत्याशित आय 50,000 रुपया होगा। तो हम लोग ये चर्चा कर लिए कि किसी पूंजीगत उपकरण पर जब हम लोग इन्वेस्टमेंट किए, इन्वेस्टमेंट करने के बाद वह मशीन अपने पूरे जीवन काल में प्रोडक्शन किया, जो प्रोडक्शन किया वस्तु का, उसे बेचकर जो आय मिलने का आशा है, ये पूंजीगत साधन का प्रत्याशित आय या संभावित आय कहलाया। लेकिन यहाँ दूसरा जो निर्धारक तत्व कुलिहारा ने बताया, पूर्ति मूल्य। पूर्ति मूल्य, पूंजीगत साधन का पूर्ति मूल्य। तो पहले हम लोग ये समझें कि ये पूर्ति मूल्य है क्या। पूंजीगत साधन का पूर्ति मूल्य का क्या मतलब है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। पूंजीगत साधन का पूर्ति मूल्य का मतलब है कि किसी मशीन को किसी निश्चित समय में जिस कीमत पर खरीदा गया है, ये पूर्ति मूल्य है, ये उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई मशीन है, उस मशीन को हम लोग 20,000 रुपया में आज खरीदे हैं, तो आज उस मशीन का जो पूर्ति मूल्य होगा वह 20,000 रुपया होगा। किसी मशीन को आज अगर हम 20,000 रुपया में खरीदे हैं, तो वह 20,000 रुपया उस मशीन के लिए, उस पूंजीगत उपकरण के लिए पूर्ति मूल्य है। अब यहाँ जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जहाँ से बन सकता है, उसको ध्यान से सुनिएगा। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए प्रत्याशित आय पूर्ति मूल्य से ज्यादा है, प्रत्याशित आय ग्रेटर देन पूर्ति मूल्य, तब क्या होगा। यदि प्रत्याशित आय पूर्ति मूल्य से ज्यादा होगा तो पूंजी की सीमांत क्षमता बढ़ेगा। और सरल बना देते हैं इसको। देखिए, अगर हमारी बात आपको समझ में आ रही है तो 100% हमारी बात आपको समझ में आएगा, आधा अधूरा हमारी बात आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ध्यान को एकदम एकाग्रचित रखकर हमारे हर बात को, हमारे हर शब्द को आप ध्यान से सुनिएगा, एकदम सरल लगेगा आपको। हम लोग ये देखें कि जैसे मान लीजिए किसी मशीन को हम लोग जितना में खरीदे थे, उस मशीन के द्वारा अपने जीवन काल में जितना उत्पादन किया करेगा और उसे बेचकर अधिक आय मिलने का आशा रहेगा। मतलब प्रत्याशित आय ज़्यादा है, पूर्ति मूल्य कम है, कम में खरीदा गया,
लेकिन जो वह उत्पादन किया उसका अधिक कीमत हमको मिल गया, मतलब पूंजी की सीमांत क्षमता बढ़ जाएगी। अब इसका उल्टा सिचुएशन भी आप सोचिए, यदि पूर्ति मूल्य ज़्यादा हो जाएगा, यदि पूर्ति मूल्य ज़्यादा हो जाएगा, प्रत्याशित आय कम हो जाएगा, तो पूंजी की सीमांत क्षमता घट जाएगी। एक बार फिर से हम लोग देख लें, हम लोग अभी तक जो देखें प्रत्याशित आय का पूंजीगत साधन के प्रत्याशित आय का मतलब समझे कि कोई मशीन पर हम निवेश करते हैं और उस मशीन के द्वारा अपने पूरे जीवन काल में जो प्रोडक्शन किया जाएगा उस उत्पाद को हम बेचेंगे, उस उत्पाद को बेचने के बाद जो आय मिलने की आशा होगी, जो आय मिलने की संभावना होगी, वह उस पूंजीगत साधन का प्रत्याशित आय कहलाएगा। लेकिन किसी मशीन को किसी खास समय में हम लोग जिस कीमत पर खरीद रहे हैं ये पूर्ति मूल्य है। हम लोग ये भी समझे यदि प्रत्याशित आय ज़्यादा है और पूर्ति मूल्य कम है तो पूंजी की सीमांत क्षमता ज़्यादा रहेगा। इसका उल्टा देखें, यदि पूर्ति मूल्य ज़्यादा हो जाएगा प्रत्याशित आय से तो पूंजी की सीमांत क्षमता घटेगा। एक बात एकदम क्लियर कट जानिए कि यदि पूंजी की सीमांत क्षमता अधिक होगा तो कोई भी निवेशक अधिक निवेश करना चाहेगा। आप सोचिए, आप एक निवेशक हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे अधिक आय मिलने का आशा रहेगा, उससे अधिक आय मिलने की संभावना रहेगा, तो स्वाभाविक बात है कि कोई भी व्यक्ति अधिक निवेश करना चाहेगा। इसका उल्टा स्थिति भी हो सकता है, जब पूंजी की सीमांत क्षमता कम रहेगा तो पूंजी की सीमांत क्षमता कम रहने से निवेश भी घट जाएगा। तो किसी उद्योग में जब पूंजी की सीमांत क्षमता अधिक रहेगा तो वहाँ निवेश अधिक होगा, और हम लोग जानते हैं कि सभी उद्योगों में पूंजी की सीमांत क्षमता एक जैसी नहीं होती है। चलिए हम लोग इसे आगे थोड़ा पढ़ा लें। प्रोफेसर कुरिहारा ने शुद्ध पूंजीगत साधन का प्रत्याशित आय हम लोग जो देखें, कुरिहारा ने शुद्ध प्रत्याशित आय के बारे में भी बताया कि ये शुद्ध प्रत्याशित आय क्या है। ध्यान से देखिएगा, पहले हम लोग ये जान लें कि शुद्ध प्रत्याशित आय क्या चीज होता है। शुद्ध प्रत्याशित आय क्या है, इसको ऐसे समझिएगा कि जैसे शुद्ध प्रत्याशित आय जब हम लोगों को निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रत्याशित आय जो रहेगा उसमें पूर्ति मूल्य को घटा देंगे। पूर्ति मूल्य को घटा देंगे तो शुद्ध प्रत्याशित आय निकल जाएगा। इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझा दें। मान लीजिए कोई मशीन अपने पूरे जीवन काल में जितनी वस्तु का उत्पादन किया उससे बेचकर 5,000 रुपया मिलने का आशा है, लेकिन किसी मशीन को 1,000 रुपया में खरीदा गया था, तो शुद्ध प्रत्याशित आय क्या होगा? 5,000 माइनस 1,000 इक्वल टू 4,000 रुपया। 4,000 रुपया। तो शुद्ध प्रत्याशित आय किसे निकाले? तो शुद्ध प्रत्याशित आय निकालने का तरीका है प्रत्याशित आय माइनस पूर्ति मूल्य। अब देखिएगा, हम लोग MEC की गणना करना सीखेंगे। MEC निकालना हम लोग सीखते हैं। जैसे प्रत्याशित आय को हम लोग मान लिए Q और पूर्ति मूल्य रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इसको हम लोग करें पूर्ति मूल्य इक्वल टू CR मान रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो शुद्ध प्रत्याशित आय कैसे निकालेंगे? अभी हम लोग चर्चा किए थे, शुद्ध प्रत्याशित आय निकालने का तरीका था प्रत्याशित आय माइनस पूर्ति मूल्य, मतलब Q माइनस CR। अब चलिए हम लोग कुरिहारा के सूत्र में इसे पुट करते हैं। फार्मूला था MEC इक्वल टू
शुद्ध प्रत्याशित आय, शुद्ध प्रत्याशित आय बटा पूर्ति मूल्य, पूर्ति मूल्य। एकदम देखा जाए शुद्ध प्रत्याशित आय की जगह में Q माइनस CR और पूर्ति मूल्य की जगह में CR लिख सकते हैं। यहाँ हम लोग देख लिए थे, पूर्ति मूल्य को हम लोग CR मान लिए थे। चलिए MEC को हम लोग E मान लेते हैं। MEC के जगह में हम लोग E मान लिए हैं। अब देखा जाए जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल टू Q बटा CR माइनस CR बटा CR। ये अब ये कट जाएगा, यहाँ 1 बचा। हम लोग 1 को इधर ले आए, -1 है तो 1 प्लस E हो जाएगा और ये Q बटा CR हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग CR निकालना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं Q बटा 1 प्लस E। अगर किसी पूंजीगत उपकरण का जीवन काल 1 साल होगा तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पूर्ति मूल्य हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कोई मशीन जो होता है उसका जीवन काल कोई 1 साल नहीं होता है, 5 साल हो सकता है, 7 साल हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी पूंजीगत उपकरण का जीवन काल, पूंजीगत उपकरण का जीवन काल n वर्ष हो, अगर n वर्ष होगा तो हम लोग रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो निकालेंगे Q1 बटा 1 प्लस E प्लस Q2 बटा 1 प्लस E का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Qn बटा 1 प्लस E का पावर n। तो हम लोग पूंजी की सीमांत क्षमता की गणना कैसे करना है ये समझ लिए, पूंजी के सीमांत क्षमता के बारे में चर्चा कर लिए। अब ध्यान से ये समझना है, हम लोग फिर अपने जहाँ से क्लास को शुरू किए थे वहाँ हम लोग लौटते हैं। हम लोग ये देखे थे कि निवेश 2 चीज़ों से प्रभावित होता है। निवेश की मात्रा 2 तथ्यों से प्रभावित होता है। कौन कौन? पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर। अब यहाँ ध्यान से ये देखना है कि अगर ऐसा कंडीशन हो कि ब्याज की दर ज़्यादा हो सकता है MEC से, देखिए 3 सिचुएशन यहाँ उत्पन्न हो सकता है कि ब्याज की दर ज़्यादा हो सकता है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक हो सकता है MEC से। कंडीशन हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू MEC हो सकता है। और तीसरा कंडीशन आ सकता है कि MEC ज्यादा हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो इसका निवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम लोग देख लें। जब ब्याज की दर ज्यादा है और पूंजी की सीमांत क्षमता कम है तो निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एकदम ध्यान से समझ लेना है कि जब ब्याज ज्यादा होगा, ब्याज की दर ज्यादा रहेगा और पूंजी की सीमांत क्षमता कम रहेगा तो निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, खराब प्रभाव पड़ेगा, कोई निवेश करना नहीं चाहेगा। लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और MEC दोनों बराबर होंगे तो निवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, निष्क्रिय प्रभाव पड़ेगा, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब ऐसी स्थिति हो कि MEC ज्यादा हो जाए, जब पूंजी की सीमांत क्षमता ज्यादा हो जाए ब्याज की दर से, तो इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, लोग अधिक इन्वेस्ट करना चाहेंगे। यहाँ से क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता था ये हम लोग देख लिए। हम लोग ये देखे कि जब पूंजी की सीमांत क्षमता ज्यादा होगा ब्याज की दर से तो लोग अधिक निवेश करना चाहेंगे। जब पूंजी की सीमांत क्षमता कम हो जाएगा ब्याज की दर से तो लोग निवेश नहीं करना चाहेंगे। तो इस तरह से हम लोग अपने चर्चा में ये समझे कि निवेश फलन क्या है, तो निवेश MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट का फलन है। मतलब
निवेश किस पर निर्भर करता है, तो MEC पर निर्भर करता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। फिर हम लोग अपने चर्चा में ये देखे कि केन्स ने माना कि निवेश को प्रभावित करने में ब्याज के दर से अधिक भूमिका MEC निभाता है। आप अपने पढ़ाई के रफ्तार को इसी तरह से आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।